हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो बनने वाला है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए। इस क्लास में हम लोग साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंस का पहला चैप्टर है प्रकाश, फिजिक्स में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट है क्या। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश है एक ऊर्जा का स्वरूप। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्वरूप, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश क्या है? ये एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब ये देखने में मदद कैसे करता है? ये इस प्रकार से करता है कि जब ये प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वहाँ से परावर्तित होकर के हमारी आँखों में पड़ता है, जिससे हमारी आँखों में उस वस्तु की प्रतिबिंब बन जाती है। कैसे? मान लेते हैं ये एक क्या है? टॉर्च है। टॉर्च की तरह ऐसे मान लेते हैं, इससे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक वस्तु रखी हुई है। तो सबसे पहले ये लाइट क्या होगी? इस पर पड़ेगी सीधी। उसके बाद में यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ हमारी क्या है? आँख है। मान लिया ये हमारी आँख है, तो इस पर पड़ेगी लाइट। ये क्या होगी? ये लाइट इस पर आँख पे पड़ेगी तो हमें इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसे परावर्तित होकर हमारी आँखों पे आने पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। दूसरी बात देखते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है? सीधी रेखा में। ये एक सीधी रेखा होगी। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे प्रकाश चले, नहीं, ऐसे कभी नहीं चलेगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगा। ये बात हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं कि इसका विवर्तन हो सकता है। सीधी रेखा में जरूर चलता है लेकिन इसका विवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? विवर्तन। विवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। अब जानते हैं विवर्तन होता क्या है। विवर्तन होता है जब किसी प्रकाश स्रोत, मान लिया ये प्रकाश स्रोत है हमारा जिससे लाइट निकल रही है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के माध्यम में या उसके रास्ता में कोई छोटी सी शार्प वस्तु आ जाती है। मान लिया कोई ब्लेड रखी है सीधी सी, या कोई छोटी सी अपारदर्शी वस्तु रखी है, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश पुंज के रास्ते में जब कोई छोटी सी वस्तु रखी होती है तो प्रकाश उसके किनारे से, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो उसके किनारे से हल्का सा डाइवर्ट होके ऐसे निकल जाता है। ये प्रकाश हल्का सा डाइवर्ट होके ऐसे निकल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है प्रकाश चलेगा तो सदैव सीधी रेखा में ही, लेकिन जब उसके माध्यम में कोई अपारदर्शी छोटी सी वस्तु रखी होती है तो वो उसके किनारों से होते हुए निकल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। इंग्लिश में कहें तो डिफ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया? अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब ये हमारे पास थोड़े दो मत हैं इसमें। कई बार प्रकाश पे प्रयोग हुए हैं तो उनसे दो मत निकल गए हैं। किसी ने कहा कि प्रकाश तरंग है, किसी ने कहा प्रकाश कण से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास दो मिथ बन गए हैं कि उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है हमारा कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। दूसरा क्या है? प्रकाश कणों के रूप में होता है। तो पहला मिथ हम देखते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। कैसे चलता है? तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में होता है। अब तरंगों के बारे में तो आपको पता ही होगा तरंगे क्या होती हैं। मान लिया ये एक माध्यम है, ठीक। तो तरंगे यहाँ से ऐसे चलेंगी। ये हमारा क्या हो गया? तरंग। ये एक वेव का ग्राफ है, तरंग का ग्राफ है। तो तरंग के रूप में चलेंगे। अब प्रकाश कौन सी तरंग है? दो तरंगे होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी?
अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंगों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे से विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो इसका ऊपरी अधिकतम विस्थापन है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये जो ऊपरी अधिकतम विस्थापन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्रंग। और नीचे वाले जो अधिकतम विस्थापन है, नीचे का अधिकतम विस्थापन, इसको कहते हैं हम लोग गर्त। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? स्रंग। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? गर्त। ये याद रखना, कहीं भी ग्राफ में कभी पूछ लिया जाए 10th वाले बच्चों के लिए, तो याद रखना जो ऊपर का अधिकतम विस्थापन है उसको क्या कहेंगे? स्रंग कहेंगे। और जो नीचे का अधिकतम विस्थापन है उसको कहेंगे गर्त। दूसरा मिथ है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बनता है। तो इन छोटे छोटे कणों को क्या कहेंगे? फोटान कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटान। प्रकाश, दूसरा मिथ हमारे पास है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इन कणों को कहेंगे फोटान। अब ये फोटान क्या होता है? ये प्रकाश में जो छोटे छोटे कण होते हैं एक साथ जब उपस्थित होते हैं और एक साथ किसी दिशा में गति करते हैं, तो क्या उनको कहेंगे? हम फोटान कहेंगे। एक बात बिल्कुल याद रख लेना कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलेगा, कभी भी मुड़ के नहीं चलेगा। ये बात याद रखना। अब देखना है कि कण का क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा। कण का है तो कैसे किसी ने सिद्ध किया कि कण के रूप में है प्रकाश। मान लिया ये कोई बर्तन है, पात्र है, इसमें कोई तरल रखा हुआ है। ये क्या है? कोई तरल है इसमें रखा हुआ है। कोई पात्र है जिसमें तरल रखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, मान लिया सन है या कुछ भी, कोई लाइट टॉर्च है या कुछ भी। यहाँ से प्रकाश इस तरल पे पड़ रहा है, इस तरल पे प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया। ये जो अन्योन्य क्रिया होती है, इससे आपको सिद्ध होता है कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे कभी कोई सिद्ध कर ही नहीं पाता अगर ये अन्योन्य क्रिया वाला उदाहरण ना प्रूव किया गया होता। तो ये जो अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है कि तरल प्रकाश पड़ने से वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो सिद्ध करता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? मान लिया कोई एक ये मिरर है, ठीक, ये एक मिरर है, ठीक, जिसकी एक साइड पॉलिश्ड है, चमकदार परत है, एक साइड की पॉलिश्ड है, दूसरी है चमकदार है। तो यहाँ से अगर कोई लाइट पड़ेगी इस पर तो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। मान लिया इधर से कोई लाइट आ रही है तो वो इधर को परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसकी ये वाली साइड पॉलिश्ड है और ये चमकदार है। तो चमकदार परत से टकराकर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। अब क्या देखते हैं? जो ये अभिलंब है, जो बीच का है, 90 डिग्री पे इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है। और इस वाले को क्या कहते हैं? जो आ रही है किरण उसको क्या कहते हैं? आपतित। आपतित किरण।
जो वापस जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये हमारा मिरर है, ठीक। यानी कि जब किसी चमकदार सतह से प्रकाश टकराता है तो वहाँ से परावर्तित हो लेता है। और अभिलंब का आपतित किरण और परावर्तित किरण के दोनों के बीच में बराबर का एंगल बनता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, सेम वही कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। तो बात आती है इस वाले कोण को कहते क्या हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। तो इस वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई। और जो ये वाला है इसको किससे डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये नाम याद कर लेना क्योंकि इसी नाम से ही आगे का काम चलने वाला है। तो जब कोई किरण चमकदार सतह से टकराती है तो वो तुरंत परावर्तित हो लेती है। और वो किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, वो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में बने कोण के बराबर होता है। यानी एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने हुआ कोण क्या होगा, बराबर होगा। और ये 90 डिग्री, कभी ये जो मिरर रखा होगा ये अभिलंब क्या होगा, उसे 90 डिग्री पे होगा। एक बात रह गई, ये जो बीच का पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको तीनों मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिर से समझ लेते हैं एक बार। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। आपतन कोण जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, ये परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने हुए कोण के बराबर होता है। एक बात और देख लेते हैं कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होता है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण ये वाली आपतित किरण है, ये दर्पण के आपतन बिंदु, ये दर्पण के आपतन बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक ही सतह पे होते हैं। तल यानी कि सतह, ये एक ही सतह है, मतलब एक मिरर का पॉइंट है, उसे पे सारी बनेंगी। आपतित किरण भी उसी पे होगी, अभिलंब भी उसी पे होगा, परावर्तित किरण भी उसी पे होगा, आपतन बिंदु भी उसी पे होगी, एक ही जगह पे मिलेगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये आप नाम याद रख लेना कि जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो वापस होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, जो बीच का होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और मेन बात कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है, क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब बनेगा उसी दर्पण पे ही बनेगा। दर्पण यानी कि मिरर। देखते हैं दर्पण। दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। हमारे पास दर्पण कितने हैं, दो, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण देखते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है।
सीधा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। यानी कि परावर्तक पृष्ठ जिससे चिकना वाला परत जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ये क्या हुआ, जो सीधा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो क्या होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, वो गोली दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो इधर से, दूसरा इधर को, यानी कि ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब समतल वाले में तो ऐसा हो नहीं सकता, इधर से करेंगे तब भी वो समतल ही रहेगा, एक ही साइड का रहेगा, और इधर से करेंगे तब भी वो एक ही साइड का रहेगा। लेकिन गोली दर्पण दो तरफ से हो सकते हैं, एक तो इधर करेंगे तो इसका ये वाला जो चिकना वाला पार्ट है चमकदार, ये दबा हुआ होगा, इसमें जो चमकदार परत है वो उभरा हुआ होगा। तो इनके नाम भी अलग अलग हैं, दो प्रकार से हैं, तो इनके दो नाम भी हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अवतल, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इंग्लिश में कहें तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कहें तो कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ में आ गया। अब नाम सुन के तो याद आ ही गया होगा आप लोगों जो 9th में पढ़े होंगे, जो 9th में आए हैं उनको समझने की जरूरत है कि जो दर्पण जिनका बीच का भाग दबा हुआ होता है, किनारे उठे हुए होते हैं, किनारे उठे हुए होते हैं और बीच का भाग दबा हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। यानी बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है जिसका किनारे दबे हुए होते हैं और बीच, ये जो बीच का पार्ट है ये उभरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल जिसका उभरा हुआ तल हो वो क्या कहलाता है, उत्तल। ये तल जिसका उभरा हुआ हो और किनारे दबे हुए हैं वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। और जिसका बीच का पार्ट दबा हुआ, अवतल, जिसका तल दबा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब गोली दर्पण जो हमने देखे दो, उत्तल और अवतल, ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि ये बनते कैसे हैं, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। गोली दर्पण बनते हैं गोले से। मान लिया ये एक गोला है, थोड़ा तिरछा है, कोई बात नहीं, गोल मान लीजिए इसको। मान लीजिए ये एक गोला है, मान कर लीजिए बन गया अच्छा खासा, तो ये एक गोला है, ठीक। अब इसका मान लीजिए बाहर का पार्ट हमने पॉलिश कर दिया, यानी कि इससे अब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला पार्ट कौन सा रह गया, अंदर का। अब इसको पूरा ऐसे हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो गोले का एक सेंटर भी होगा, ठीक। अब पॉलिश करने के बाद में हमने इसको काट दिया, सीधा सा काट दिया। तो काटने के बाद में जो ये निकला इतना पार्ट, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा ये, और इसका ये वाला पार्ट पॉलिश हुआ होगा, ठीक, समझ में आ गया। और जो इसका सेंटर है वो कहीं यहीं पे, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। और ये वाला परत में जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ होगा, अंदर वाला जो होगा ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, अवतल दर्पण। इस प्रकार हमारा क्या बनता है, अवतल दर्पण। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, तो मान लीजिए गोला है, अब किसे थोड़ा ज़्यादा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। अब किसे इसको बाहर से ना पॉलिश करके अंदर से पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, अंदर से इसको पॉलिश करते हैं, यानी कि अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट कौन सा होगा, इसका बाहर का, जो इसकी बाहर की सतह होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, ठीक। अब इसको भी काट लेते हैं ऐसे,
माना इसको ऐसे काट लिया, ठीक, इसको ऐसे काट दिया, तो जो ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा ये। और ये क्या होगा, अंदर से ऐसे पॉलिश होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। ये हमारा क्या था, अवतल दर्पण था। समझ में आ गया। अब इसका भी कोई एक सेंटर है जो इसके इधर है, तो इसका भी सेंटर किधर बनेगा, इधर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनते कैसे हैं। ये किसी गोले का एक पार्ट होते हैं, कटा हुआ एक भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिशदार होती है। अगर वो सतह उभरी हुई तरफ पॉलिश है तो वो अवतल दर्पण होगा, अगर वो सतह दबी हुई पॉलिश है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब गोली दर्पण का किरण आरेख समझ लेते हैं, कैसे किरण आती है, कैसे परावर्तित होती है। तो सबसे पहले हमें अवतल या उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। चलो अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ये मान लिया अवतल दर्पण है जिसका बाहरी पार्ट पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक सेंटर था पहले से ही। अगर ये गोला होता तो इसका एक सेंटर होता। थोड़ा दूर बना लेते हैं क्योंकि गोला बड़ा है तो ये थोड़ा यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ, ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें दर्पण को देख लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो इसको नाम देते हैं M, इसको नाम देते हैं M1। तो ये पॉइंट हुआ M, ये पॉइंट हुआ M1। तो M और M1 जो है ये क्या है, इसका नाम हम लोग रखते हैं द्वारक। इसको क्या कहते हैं, द्वारक। M और M1 को ये क्या कहते हैं, ये द्वारक। खुला वाला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक। अब जो ये सेंटर था, केंद्र था, तो गोले का जो केंद्र था वो था वक्रता केंद्र। क्या था, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको डिनोट करते हैं C से डिनोट करते हैं C से। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो अगर इसको वक्रता केंद्र कहते हैं तो इसको ऐसे मिलाने वाली लाइन को, ये गोले का एक साइड का पार्ट हुआ तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी गोला की। अगर वो गोला की त्रिज्या थी तो उसका केंद्र भी था, उसको केंद्र कहते थे। यहाँ पे उसको नाम दिया वक्रता केंद्र। तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी, इसको ऐसे यहाँ नहीं बनाते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं छोटा सा, वक्रता त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ये नोट कर लेना, नाम सारे याद होने चाहिए, क्योंकि नाम याद नहीं होंगे तो फिर बनने में मुश्किल हो जाएगी। ये नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर है, यानी कि ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। तो इसका जो सेंटर है, केंद्र, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। किसे डिनोट करते हैं, P से। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। क्या है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। डिनोट करते हैं इसको P से। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ये कहीं से एक लाइन आ रही सीधी वक्रता त्रिज्या के साथ में, ये एक, इसको ये लाइन आ रही है, इसको क्या कहते हैं, पूरी लाइन को मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र के समान, वक्रता केंद्र के ही लाइन में आने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हुआ, हमारा सीधा एक मुख्य अक्ष हुआ। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई लाइट आ रही है, यानी कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये लाइट आ रही है, मान लिया ये बिल्कुल सीधी आएगी, कहीं से मुड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। ये लाइट आ रही है इधर की ओर, ठीक। ये यहाँ से प्रकाश से आ रही है, मान लिया ये सन या कुछ भी लाइट है, टॉर्च, इससे ये लाइट आ रही है, ठीक।
ये डायरेक्ट इधर आ रही है, तो यहाँ पे जब टकराएगी, ये है परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि ये चिकना वाला पार्ट है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, और ये मुड़ जाएगी ऐसे, ये सीधे ऐसे मुड़ जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ये सीधे जाएगी बिल्कुल, मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये इस तरफ को परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में आया। तो ये जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी उसको क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी। फोकस दूरी दिख नहीं रहा भाई, तो नीचे लिख लेते हैं फोकस दूरी। इसको डिनोट करते हैं F से। इसे डिनोट करते हैं इसको F से। इतना समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। नहीं, इसको फोकस दूरी नहीं, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। एक कैपिटल होता है। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो ये क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। इसको फिर से मिटा के लिख लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। ओह शिट, बार बार गलत हो रहा है। लिख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल F से। यहाँ हाथ रखने की जगह नहीं थी तो उसमें लिखने की दिक्कत हुई थी। तो क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे इसको। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है और परावर्तक तल से टकराने के बाद में परावर्तित होती है, तो वो मुख्य अक्ष को जहाँ जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मान लिया ये हमारा मुख्य अक्ष है जो आया है, और इसके समांतर एक प्रकाश किरण आई है जो हमारे दर्पण से टकराएगी और वहाँ से टकराने के बाद में परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद में ये इस दिशा में आएगी। यहाँ से आते वक्त जब ये मुख्य अक्ष को काटेगी इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। इतना समझ में आ गया? इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। वेरी गुड। अब बात करते हैं बार बार आने वाले नाम फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? बार बार उतनी देर से आ रहा था, चलो देख लेते हैं क्या होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी वो होती है जो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये जो बीच वाली गैप है इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ये क्या है? हमारा वक्रता केंद्र C, और ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल F। इस बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, नहीं स्मॉल f, हाँ स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। ये स्मॉल f है, या इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, ये स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या हो गई? फोकस दूरी, जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है, इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो रिवाइज करके फिर से देख लें एक बार, काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हमने। ये आज की क्लास केवल ये सारे नाम याद कराने की और इसके पहचान कराने की थी कि लाइट क्या है, कैसे तरंग है और कण है, दोनों इसके बारे में जानकारी देनी थी। और ये कैसे चलती है तो वो भी बता दिया कि एक सीधी रेखा में ही चलती है, लेकिन अगर कोई बीच में अपारदर्शी कोई वस्तु रखी हुई है, छोटी सी शार्प, यानी कि जैसे ब्लेड होती है हमारी, वो रखी है, तो उसके किनारे से लाइट होकर निकल जाएगी। थोड़ा होती चलती सीधी रेखा में है, लेकिन अगर कोई शार्प वस्तु रखी है पारदर्शी तो उसके साइड से थोड़ा होकर निकल जाएगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। इंग्लिश में कहें तो डिफ्रैक्शन, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम फोटान कहते हैं। वही फोटान अगर आके किसी तरल पदार्थ पे पड़े तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जिससे हम पता कर लेते हैं कि ये प्रकाश में कणों का भी गुण है।
फिर उसके बाद में हमने देखा कि परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कभी प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उससे वो परावर्तित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इनके बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण भी हमने देखा, फिर गोली दर्पण देखा। गोली दर्पण कैसे बनता है, किसी गोले से बिल्कुल बनता है, जिसका किसी गोले का एक पार्ट होता है। अगर उसी गोली दर्पण का बाहरी पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ, ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है ये अगर पॉलिशदार है तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। यानी कि वो ऐसा दर्पण जिसका बीच का पार्ट दबा हुआ हो और किनारे उभरे हुए हों, तो उनको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण करेंगे। अगर यही दर्पण अंदर की ओर से पॉलिश होता, यानी कि इसका बीच का पार्ट उभरा हुआ और किनारे दबे हुए, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने देखा इनके सारे नाम क्या होते हैं कि कोई भी किरण जब आती है, ये गोली दर्पण का जो सेंटर होता है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये एक M और M1, ये इसको मिला के ये बीच का जो पार्ट है ये वाला, ये जो बीच का ये पार्ट है इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। M और M1 को, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। फिर हमने देखा जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो सेंटर है इसको ध्रुव कहते हैं, इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा मुख्य फोकस क्या होता है, जब कोई परावर्तित किरण कोई आपतित किरण पर टकरा के परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष से जहाँ पर टकराती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये सारे नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।